हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। समीक्षा अधिकारी की हमने सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम 22 दिसंबर का जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। 22 दिसंबर को आपको यूपी का समीक्षा अधिकारी वाला एग्जाम है, जिसको लेकर हम स्टैटिक पोर्शन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों चीजों को हम कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। उससे रिलेटेड और एक टॉपिक पढ़ा था पाषाण संस्कृति से रिलेटेड, पाषाण सभ्यता से रिलेटेड। वहां पर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे सैंधव सभ्यता के रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वैदिक काल का स्टैटिक पोर्शन और वैदिक काल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से प्रॉपर हम अपनी सीरीज चलाते जा रहे हैं। आप लोग जो नए हो चैनल से जुड़ जाओ, आपके 22 तारीख तक आप देखना, बहुत सारे सवाल और सारा स्टैटिक पोर्शन फैक्चुअल, जहां से समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं पीछे को और आगे भी बनेंगे, उन सब चीजों को हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आपका नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली आपको वीडियो दोपहर में करीब देखने को मिला करेगी। अभी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाओगे मैं इसको लाइव करता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो हमारे सैंधव सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको शो करता हूं, देखो। अब ये सैंधव सभ्यता के बारे में जो भी हमने पढ़ा था, पाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है, पूरा तात्विक अन्वेषण यहाँ पर हुआ है, हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का स्रोत मिला है, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, सोना और चांदी की जानकारी थी, बनावली से पकी हुई मिट्टी की प्रतिकृति मिली है, महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये सैंधव सभ्यता के बारे में सब प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे सुमेलित करने के लिए आपको दे देगा यहाँ पर, ठीक है, आपको बोलेगा कि सुमेलित करके लाओ। अब 4 चीजें दे देगा क्वेश्चन में। स्टेटमेंट टाइप, जैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में बता देगा कि हड़प्पा संस्कृति किस नदी पर है, कालीबंगा किस नदी पर है, और आपका लोथल किस नदी पर पड़ता है, ठीक है, रोपड़ किस नदी पर पड़ता है। तो देखो हड़प्पा तो आपकी आती है, हड़प्पा के बारे में अगर आप जानो तो हड़प्पा हमारी जो है ना रावी नदी पर है। दूसरा ऐसे ही कालीबंगा के बारे में हमने अलग से, देखो दोस्तों, हमने ना राजस्थान पीसीएस के लिए जो बच्चे हैं वो राजस्थान पीसीएस अपना फरवरी में उनका एग्जाम है, उसको अगर वो कवर करना चाह रहे हैं तो कालीबंगा के बारे में वहां पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कालीबंगा जो है ना घग्गर नदी के किनारे, अब ये घग्गर नदी जो है ना जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसमें एक व्यक्ति है, मैं यहाँ पर होमवर्क भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक लॉस्ट सरस्वती रिवर को लेकर ना कुछ अपनी एक बुक टाइप लिखी है या उस पर वर्क किया है, या मैं आपको इसको शो करूंगा बाद में, ठीक है। अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई बात नहीं। चलिए, कालीबंगा जो आपकी घग्गर नदी से रिलेटेड है। लोथल आपका आता है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है, लोथल आपका यहाँ हो गया। इसके अलावा और क्या रहता है आपका, रोपड़, रोपड़ आपका आता है सतलज नदी के तट पर। इस तरीके से स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन दे देगा। अब मेरे साथ में आपको क्या लेकर चलना है, मेरे साथ में आपको अपना स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है, और जो मैं बताता जा रहा हूँ, जितना भी बताता जा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। अब जैसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना दोस्तों, तो आप लोगों को अपने माइंड की स्किल्स भी यूज करनी कि हाँ इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इस तरीके से मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए, इसके बाद आता है कि विशाल स्नानागार किस पुराने स्थल में पाया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, देखो स्नानागार के बारे में, कि रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो इस सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार है ना दोस्तों, वो आपको जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये पुराना स्थल है, यहाँ से आपको जो है स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सभ्यता, ये संस्कृति जानी जाती है कैसे जानी जाती है, एक सेकंड, ठीक है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को हम जानते हैं कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आती हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आपने कई बार पढ़ा होगा। थोड़ा भी अगर स्टैटिक आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए ये जरूर ध्यान में रखने वाला है कि हड़प्पा के लिए सिंधु सभ्यता को हम जानते हैं, मोहनजोदड़ो के लिए हम जानते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले, इसके लिए भी हम जानते हैं इसको,
और इंडस्ट्रीज के लिए भी हम सिंधु सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। क्या है पूरी स्टेटमेंट में कि सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। नगर और कस्बे को निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो मेन नगर हैं। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा जो पुराना स्थान है सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से एग्रीकल्चर संबंधी साक्ष्य मिले हैं। अनेक स्थानों से ईंट के भट्टे और मनके का कारखाना, ये सब इंडस्ट्री संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। ये तो सिंधु सभ्यता के बारे में हो गया। दूसरा आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में डिवाइड है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। तो देखो जो धौलावीरा है ना, ये गुजरात के कच्छ जिले में आता है। ठीक है, धौलावीरा है ये। ठीक, ये जो है ना आपके गुजरात के कच्छ जिले में आता है और ये नगर जो है आयताकार बना हुआ है। ये आयत के आकार का करीब इस तरीके से, और इस नगर को 3 भागों का किला मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भागों का किला, मध्य नगर, निचला नगर, इन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ धौलावीरा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा आपका कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो इसका आंसर रहेगा आपका धौलावीरा। अगला क्वेश्चन क्या दे सकता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे देगा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और दे देगा आपको बनावली। तो हाथी दांत का जो मेन पैमाना है ना, ये मिला है आपको लोथल में। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। इसके बाद फिर सुमेलित करने के लिए दे देगा कि हड़प्पा का उत्खनन जो है या इसके द्वारा किया गया। तो देखो दयाराम साहनी द्वारा 1923 और 24 का ये टाइम पीरियड था। हस्तिनापुर का टाइम पीरियड था बीबी लाल द्वारा 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल है इसमें 1913 से 34, और कौशाम्बी एनसी मजूमदार हैं इनके 1936 से 37। और कई बार क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये दे देगा क्रमानुसार कि इनको जो है ना क्रम के अनुसार जो है वो क्या कहते हैं, वो करो, क्रम के अनुसार एडजस्ट करो। तो देखो एक सभ्यता है जिसका नाम है एज़टेक सभ्यता। एक सेकेंड, ये सभ्यता एज़टेक सभ्यता, ये जो है मैसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर है। ठीक है दोस्तों, मैसो अमेरिका के नॉर्थ पार्ट पर है ये, और मैसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टा रिका, ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल है। तो एज़टेक सभ्यता का जो विस्तार है मध्य मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, और एक सेकंड, ये ना देखो एज़टेक सभ्यता जो है ये मध्य मैक्सिको में आपकी पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी एक सभ्यता का नाम आता है जिसका नाम है माया सभ्यता। अब ये जो माया सभ्यता है इसका विस्तार मैसो अमेरिका के, ये देखो मैसो अमेरिका के दक्षिणी ग्वाटेमाला और आपका उत्तरी बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। और इसके अलावा आती है आपकी मुइस्का सभ्यता। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं कुछ भी एक्स्ट्रा या फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूं, ये समझ लो जितना भी मैंने बताया है सब इंपॉर्टेंट है, सब जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो मुइस्का सभ्यता है ये साउथ अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में है। ठीक है, फिर से सुनो आप, कहां पर, साउथ अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के ईस्ट में ये सभ्यता मिलती है। ठीक है, जबकि इसके बाद एक और सभ्यता आती है जिसका नाम है इंका सभ्यता। अब ये जो सभ्यता इंका सभ्यता, इसका विस्तार जो है ना साउथ अमेरिकी, ये भी साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, साउथ अमेरिका के वेस्ट भाग के उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से दे देगा आपको, ये समझने वाली जरूरत थी। चलिए, तो ये पूरा सैंधव सभ्यता के बारे में हमने इन 2 लेक्चर्स में अपना, और पाषाण काल के बारे में 2 चैप्टर हमने अपने कवर करे हैं, जिसमें हमने सैंधव सभ्यता और आपका पाषाण काल से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन, और इन दोनों से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर किया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला दोस्तों,
वो वैदिक काल के बारे में रहने वाला है। अब देखो वैदिक काल जो है ना, एक शब्द है संस्कृत भाषा का आर्य, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन। इनका शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन। तो ये आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे आप श्रेष्ठ भी कह सकते हो, श्रेष्ठ। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे पहले दोस्तों वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। स्टार्टिंग में 3 वर्णों का उल्लेख हम पाते हैं, ठीक है। पहले 3 वर्ण थे जिनको आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सॉरी वर्ण हो गए ना, वर्ण तो वो हो गई वर्ण व्यवस्था जो होती है, जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले स्टार्टिंग में वर्ण जो है ना 3 थे, ठीक है, ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय और वैश्य। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें जो है शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ है, शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में इस शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति, ये बताया गया है कि ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से बताई गई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, दोबारा देखो आप। ऋग्वेद में बताया हुआ है कि ईश्वर की उपासना करना है, ठीक है। उसके अलावा यजुर्वेद में बताया गया है किस तरीके से उपासना करना, कैसे कर्म कांड करने, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। फिर आपका बताया गया सामवेद के बारे में। सामवेद किससे रिलेटेड है? आपका संगीत से रिलेटेड। कई बार सवाल बनता है यहाँ से, ये कौन सा, ये किससे रिलेटेड है? सामवेद आपका जो है संगीत से रिलेटेड है। मैंने बताया ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और करीब 10 मंडल है, ठीक है। चौथा जो वेद आता है आपका अथर्ववेद। ये आपका वेद जो है तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब के बारे में, वशीकरण के बारे में आपने कई बार देखा होगा। तो ये अथर्ववेद से आता है। अब ये मत करने लग जाना कि अथर्ववेद पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और आती है, देखो दोस्तों, वेदों के ना उपनिषद होते हैं। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि शिक्षक के यानी टीचर के पास बैठकर या टीचर के साथ रहकर, जैसे पहले आपने देखा होगा गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, तो शिक्षक जो है गुरु के समीप रहकर, गुरु के पास रहकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु, ये उपनिषद में आता है। यानी कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और क्या मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में? सिंधु नदी के बारे में जो हमें शोध प्राप्त हुए, सिंधु नदी के बारे में जानकारी मिली है, वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। वरुण देवता को ऋग्वेद में जो है नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया। इसके अलावा जैसे आपने अगर कहीं देखा भी हो, सुना भी हो, तो देवता जितने भी थे जो स्वर्ग में रहते थे, इनके गुरु थे बृहस्पति। और जितने भी असुर जनजाति थी, या असुर जनजाति नहीं, असुर जाति थी जो पाताल लोक में रहते थे, सब जानते होंगे, इनके देवता थे आपके शुक्राचार्य, ठीक है। तो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों आर्यों आदि का देश जो है ना उत्तरी ध्रुव को माना है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को माना है, ठीक है। यज्ञ के बारे में यहाँ जानकारी हमें इस स्रोत से मिलती है। एक युद्ध हुआ है 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ। ये आपका पौरुषणी नदी के तट पर, यानी कि इसको हम रावी नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पौरुषणी नदी किससे रिलेटेड है? रावी नदी, आधुनिक रावी नदी से रिलेटेड है, ठीक है। ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका नाम है यव, इसका उल्लेख हुआ है, और यव का अर्थ है जौ। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में दोस्तों एक होता था सभा, एक होती थी समिति। अब ये जो सभा थी, ठीक है, सभा और समिति ये काम क्या करते थे कि राजा को कंट्रोल रखने का काम करते थे। राजा अपने मन से कोई भी रूल ना बना दे, किसी भी तरह की चीजें लॉ पास ना कर दे, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जो कि राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल रखती थी। अब इसी में भी जो ये सभा थी, ये बूढ़े मनुष्य जितने भी हो ना, मैच्योर पर्सन जो हो गए, यानी कि एक सीनियर सिटीजन जो बड़े बड़े निर्णय लिया करते थे, मेन गुप्त रूप से कुछ निर्णय लेने होते होंगे, तो वो सारे निर्णय जो है ना ये वृद्ध मनुष्य लिया करते थे। ऐसे ही समिति के बारे में अगर हम जाने
तो सभी लोगों की ये सभा थी, समिति, एक समिति बैठा दी और क्या कहते हैं वहां पर बैठकर अपने जो है रूल बनाने शुरू कर दिए। चलिए, सर्वसाधारण की ये सभा थी। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है प्रजापति के बारे में कि ये सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हुआ करती थी। ये एक बात जो है अथर्ववेद में लिखी हुई है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा प्रतापी देवता के रूप में किया है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित है। वैदिक काल में जीविका उपार्जन के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। पुराने काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए पशुपालन होता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था। पहले पशुपालन और बाद में एग्रीकल्चर होने लगा था। ये कुछ पूरा वैदिक काल के बारे में था। ठीक हो गया। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चारों वेदों से पूछ लेगा, वेदों के बारे में कि कौन से वेद का रिलेट किससे संबंधित है। जैसे ऋग्वेद में क्या बताया था मैंने कि ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति करना, ये हम ऋग्वेद से सीखते हैं। यजुर्वेद से हम सीखते हैं कर्मकांड कैसे होते हैं। ठीक है, विधि क्या है। सामवेद से हम सीखते हैं संगीत, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब पर आधारित है। तो क्वेश्चन बन जाता है कई बार, किस तरह का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखो, पुराना वेद जो आता है आपका वो ऋग्वेद है, इसको सबसे पुराना वेद कहते हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद जो है सबसे ज्यादा पुराने हैं। अब 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वेद भी आपका जो है ऋग्वेद है, और सबसे जो है ये प्राचीन वेद भी है। और इसमें क्या सवाल बन सकता है, सुमेलित करने के लिए कह देगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ऋग्वेद संबंधित है, यजुर्वेद संबंधित है, सामवेद संबंधित है, अथर्ववेद संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बना सकता है। ठीक है, ऋग्वेद में और क्या मिलता है, ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन जो है ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि मेन सोर्स हर चीज का वो कहां से मिलता है आपको, ऋग्वेद से मिलता है। अब एक और मेन क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ठीक है, इस पे आप ध्यान देना कि एक सब्जेक्ट है आध्यात्म ज्ञान में। ठीक है, अध्यात्म के बारे में यहां पर जो है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, तो देखो एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। तो इस कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है, ये कई बार देखने को मिलता है, जिसमें आचार्य हैं यम, इन्होंने जो है आचार्य हैं यम, इन्होंने नचिकेता को उपदेश दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। और ये जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बाकी आप लोग जो जुड़ रहे हो, आप बताना जरूर कि ये पूरा लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। फुल्ली टारगेट है हमारा समीक्षा अधिकारी को लेकर, केवल समीक्षा अधिकारी को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश वाला एग्जाम हो या आगे भी कोई एग्जाम। लेकिन फिलहाल हम टारगेट करके चल रहे हैं कि 22 दिसंबर को जो आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम होना है समीक्षा अधिकारी वाला, उसको पूरी तरीके से टारगेट करके हम चल। ठीक है, बाकी मैं एक चीज और कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये सीरीज देख ली, पूरी सीरीज, सारे लेक्चर जितने भी होंगे 22 दिसंबर तक, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब होगा, तो कहीं ना कहीं फाइट में आ जाएंगे वो। थोड़ी सी मेहनत और करनी है, आप अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर लेंगे। चलो पढ़ते रहो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कई बार क्या बनता है ये कि श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है। अब भागवत गीता को लेकर कई सारी चीजें हैं। भागवत गीता, इसकी भाषा जो है ना, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ है ये, और इसकी भाषा जो है ना संस्कृत है। अब इसमें कई बार ऑप्शन दे देगा कि संस्कृत है, पाली है, उर्दू है, हिंदी है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे संस्कृत लगा देना है। और रिलेटेड किससे है ये, महाभारत से। दोस्तों एक और सवाल बनता है, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। आप देखना क्वेश्चन बना हुआ रहता है जय इसके महाभारत के बारे में, और कई बार पूछ लेता है ये कि महाभारत को क्या कहा जाता है, तो महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं।
कई बार सवाल बनता है, अब जैसे वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा, तो वैदिक काल से रिलेटेड सवाल भी तो बनेंगे। क्या बनेंगे कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया नाग ने, पुष्कर ने, शेष नाग ने या वासुकी नाग ने? तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका वासुकी रहेगा। ठीक है, कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी थी आपकी जो है मंदरांचल पर्वत, और रस्सी के रूप में प्रयोग हुआ है वासुकी नाग का। और इसके अलावा एक अवतार भी हुआ है जिसमें विष्णु का जो कूर्मांचल अवतार है, ठीक है, या कूर्मावतार, ये विष्णु ने धारण किया। ठीक है, और कूर्मा अवतार धारण करके ये जो मंदरांचल पर्वत था इसको अपने ऊपर रखा, उसके बाद में समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वैदिक कर्मकांड जो होते हैं आपके, इनका संबंध जो है ऋग्वेद से है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में मैंने आपको क्या बताया, 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,552 इसमें जो है रचनाएं हैं। ठीक है, ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक आपका आता है ऐतरेय और दूसरा आता है आपका कौशिकी। इस तरीके से अभी आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था ना दोस्तों, पुरोहित को होता कहा जाता था। कई बार पूछ लेता है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके सेकंड से सप्तम मंडल, यानी कि यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, इनको वंश मंडल कहा जाता है। और पहले और 10 मंडल जो है ना इसके अर्वाचीन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, इसके बारे में पूछता है, गाय से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, गाय से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, गाय को ऋग्वेद में जो है अघन्या कहा गया है। तो कई बार सवाल बन जाता है कि अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बकरी के लिए, हाथी के लिए, गाय के लिए, घोड़े के लिए? तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन बनता है कि अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ठीक है, गाय की हत्या, उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड और देश निकाले की व्यवस्था वेदों में दी गई। ठीक है, कई बार सवाल क्या बनता है कि जीविका उपार्जन के लिए, ये रहा देखो हमने पढ़ा है अभी, कि जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और क्या सवाल बनता है दोस्तों, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये देखो मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा गोपद ब्राह्मण। अब गोपद ब्राह्मण जो है ना आपके अथर्ववेद से संबंधित है। देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो है बहुत सारे हैं, जिसमें आपको ये ग्रंथ जो है ना यज्ञों, उनके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। इसमें आपका ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, कौशिकी ब्राह्मण हो गया, और आपका तांड्य ब्राह्मण हो गया। ठीक है, षणविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध जो है, सभी का संबंध जो है वेदों से संबंधित है ये। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण मैंने पहले भी बताया आपको, ये दोनों ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तांडव ब्राह्मण, षणविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनिश ब्राह्मण। तांडव, षणविश और इसमें 2 और आते हैं, तो पंचविश और, एक सेकंड में लिख ही देता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ। तांडव ब्राह्मण हो गया और आपका हो गया षणविश ब्राह्मण, फिर आता है आपका पंचविश ब्राह्मण। और आता है इसके अलावा आपका जैमिनीय ब्राह्मण। इन दोनों का संबंध, एक तो इनका और तांडय का और षणवेश का, इनका संबंध जो है किससे, सामवेद से। ठीक है, इसके अलावा ये आपका शतपथ ब्राह्मण, इसका संबंध जो है यजुर्वेद से है। और गोपद ब्राह्मण के बारे में हमने पढ़ा, इसका संबंध जो है अथर्ववेद से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया ही है महाभारत के बारे में, कि महाभारत जो है जय संहिता महाभारत को कहा जाता है। इसमें करीब, देखो जय संहिता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं महाभारत के बारे में, तो इसमें दोस्तों
तकरीबन 8800 श्लोक थे। ठीक है, महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, तो बाद इसको भारत भी कहा गया है, महाभारत को। और इसमें श्लोकों की संख्या थी करीबन 24,000। ठीक है, प्रेजेंट महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं, और इसका जो लास्ट संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको? सतसहस्त्री संहिता। ये सारा कुछ था। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप लोग जरूर बताना। ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया, स्टैटिक पोर्शन हमने कवर किया अच्छे से, और इसके जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा लेक्चर, पूरा टॉपिक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम इसी तरीके से कवर करते रहेंगे, डेली हम पढ़ते रहेंगे। आप लोग जरूर जुड़ जाओ। बहुत बेहतरीन तैयारी समीक्षा अधिकारी की आपकी इस वीडियोस की सीरीज के माध्यम से होने वाली है। पढ़ते रहो आप लोग। बाकी स्टैटिक पोर्शन आपको अगर डिटेल में कवर करना चाहते हो, पीसीएस के लिए प्रॉपर आपको पढ़ना है। यहाँ तो हम केवल समीक्षा अधिकारी को फोकस करके फैक्चुअल पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग फैक्चुअल पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री कवर करना चाहते हो, तो आप लोग दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देखो, हमने एंशिएंट हिस्ट्री और आंसर राइटिंग मेंस की जितनी भी सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बाकी पढ़ते रहो, इसी तरीके से अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहो। मैं ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा, सब कवर कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।